टॉपिक कौन सा अभी ऑन हुआ है? चलो कोई नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे मिक्चुरेशन के बारे में। तो मिक्चुरेशन होता क्या है? दिस इज अ अर्ज ऑफ यूरिनेशन। चलिए सामने देखिए, अगर हम यूरेटर की बात करें और ये हमारा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन लाने का काम कौन करता है? तो ये काम करता है यूरेटर। एंड ये आप देख रहे हो यहाँ पे कौन सा, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर का मतलब भी क्या होता है? एक कोई भी थैला जैसा स्ट्रक्चर जो यूरिन को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। और यहाँ से यूरिन को बाहर थ्रो करने का काम कौन करेगा? यूरिन को बाहर थ्रो करने का काम करता है कौन? यूरिथ्रा। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कौन सा, यूरिथ्रा। अच्छा, मेल और फीमेल के अंदर यहाँ पे यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। कैसे? मेल के अंदर यूरिथ्रा जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा पेनिस के अंदर, तो उसकी वजह से मेल के अंदर यूरिथ्रा की लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और फीमेल के अंदर यूरिथ्रा की लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। दैट्स वाई फीमेल के अंदर यूरिनरी इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल। यूरिथ्रा छोटा है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगी वो आराम से ट्रैवल करके कहाँ पहुँच गए, यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इन्फेक्शन कर देते हैं, है ना। तो जब भी किसी फीमेल को अगर यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल आए तो आप लोग समझ जाना कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रखा है ना। तो ढंग से डॉक्टर के पास जाएँ टाइम पे और उनको ये बात बताएं, और फिर वो आपको एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से मारा जा सकता है, तो उससे ट्रीटमेंट हो जाएगा टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे अगर लेंथ की बात की जाए तो इन मेल तो इसकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा लंबी होती है, और फीमेल के अंदर ये कैसा होता है, ये शॉर्ट होता है। एंड शॉर्ट होने की वजह से यूरिन इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन इन क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें लगे होते हैं दो इंस्पिंक्टर। क्या लगे होते हैं? इंस्पिंक्टर। एक इंस्पिंक्टर अंदर की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल स्फिंक्टर बोला जाएगा, एंड जो बाहर की तरफ लगा होता है दैट इज द एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। और बाय द वे इंस्फिंक्टर है क्या? ये एक सर्कुलर मसल्स है, मसल्स जो आपको एक रिंग जैसा दिखाई देगा, सर्कुलर मसल्स है ना। तो इस मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ओपनिंग क्लोज हो जाएगी, और जब ये मसल्स रिलैक्स होगी तो रिलैक्स होने पर बाद क्या होगा, ये लूज हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि यूरिन जो है यहाँ से बाहर क्यों नहीं आता है, क्योंकि 24 आवर ब्रेन इनको लगातार सिग्नल देता है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टेड रहने के लिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे यूरिन का लीकेज नहीं होता है ना। अब इनमें मसल्स में बात की जाए तो इंस्पिंक्टर में मसल्स है ना, तो यहाँ पे जो इंटरनल वाला जो होता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो इनवॉलेंट्री होता है। जबकि जो है ना, ये बाहर वाला जो होता है इसमें आपको मिलेगा वॉलेंट्री मसल्स जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे यूरिनेशन के लिए जब आप जाते हो, है ना, तो टेक्निकली आप ब्रेन को बोलते हो रुक जा, तो ब्रेन से सिग्नल आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस बंद होगा तो मसल्स अपने आप ही क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, एंड रिलैक्स होने पर यूरिन क्या होगा, पास हो जाएगा, है ना। पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बेटा ना तो इंटरनल तो दोनों ही रेगुलेट नहीं कर सकते, पर बाहर वाला जो एक्सटर्नल होते हैं छोटे बच्चे रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कभी उसने गोदी में उठाया आपने किसी को, फिर आपकी किस्मत, ठीक है, कि उसका यूरिनरी ब्लैडर फुल होने वाला है कि नहीं होने वाला है। पर जैसे ही फुल होगा वो अपना आप यूरिन जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो छोटे बच्चे जो है इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, पर समय के बाद मम्मी कितने दिन सफाई करेगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर वो भी पर्सन जो है फ्रस्ट्रेट होने लगता है। फिर उसके बाद उसको तो बोलते हैं कि भैया अब तुम बड़े हो गए हो। फिर पहली बार उसको पड़ता है झापड़, उसको समझ ही नहीं आता कि क्यों पड़ा। फिर उसके बाद हर बार उसको थप्पड़ तब पड़ता है जब उसने यूरिन किया होता है, तो उसको समझ आता है कि अच्छा इसका मेरा रिलेशन कुछ तो इससे है, ठीक है। फिर मम्मी तब तक वो बच्चा बोलना भी शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे झापड़ पड़ते पड़ते ये जो एक्सटर्नल जो इंस्पिंक्टर होता है ये क्या होता है, वॉलंटरी होने, बच्चा खुद से सीखता है बेटा, ये लर्निंग प्रोसेस है, इसको सिखाना पड़ता है। नहीं आप लिटरली नहीं सिखाओ, बच्चे 6-7 साल तक बच्चे जो है अंदर ही जो है सुसु कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिखाना पड़ता है, ये लर्निंग प्रोसेस है।
ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जो है वो आपके अंदर जो वॉलेंट्री है, ये वॉलेंट्री आपको किसने सिखाया? मम्मी जी ने, ठीक है। चलो यहाँ समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इंस्फिंक्टर जो ध्यान रखना हमेशा 24 आवर्स जो है वो क्या होते हैं? क्लोज रहते हैं। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पर्सन की डेथ हो जाने के बाद अगर उसके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन अगर है तो वो तो लीक हो जाता है मरने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इन इंस्फिंक्टर को लगातार जो है ब्रेन सिग्नल देता जा रहा है, तो इस वजह से ये मसल जो है वो लगातार कॉन्ट्रैक्टेड है और ये जो पैसेज है वो क्लोज आपको दिखाई देगा। पर जैसे ही पर्सन की डेथ हो जाएगी तो ब्रेन से सिग्नल आना बंद हो जाता है, स्फिंक्टर को सिग्नल नहीं मिलेगा, मसल्स अपने आप ही क्या होगी? रिलैक्स हो जाएगी। एंड रिलैक्स होने पर क्या होगा? ये पैसेज जो है ओपन हो जाएगा एंड ओपन होते ही इसके यूरिनरी ब्लैडर में अगर यूरिन होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। और ये सेम सिनेरियो होता है कहाँ पे? एनएस के साथ, कि अगर पर्सन की डेथ हो जाने के बाद स्टूल भी निकल जाता है अगर है उसमें तो, ठीक है। तो ये कहानी थी। अब अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपको यहाँ पे मसल्स दिखाई देती है, कौन सी? अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स कैसी होगी? वॉलंटरी कि इनवॉलंटरी? आप यूरिनरी ब्लैडर को रेगुलेट कर सकती हो क्या? नहीं ना। तो इसमें मसल्स कौन सी होती है? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब स्मूथ मसल्स, है ना। बाय द वे इसके अंदर देखो हमारी बॉडी में हर जगह ना आपको एक मसल्स हमेशा मिलेगा, कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और एक मसल्स भी फिक्स होता है, सर्कुलर मसल्स। हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी लेयर की बात करूँ, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर हम लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो, तो मसल्स में हमेशा आपको एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक सर्कुलर मसल्स का फिक्स मिलता है। पर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपको एक मसल्स का एक और एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलेगा, है ये स्टार। तो इसको बोलते हैं हम क्या? डेट्रूसर मसल्स। डेट्रू। और इस डेट्रूसर मसल्स को आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस के डॉटर्स मसल्स के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, है ना। ये डेट्रूसर है। टेस्टिस के अंदर हम डॉटस पढ़ते हैं, डॉटस, DORTOS, है ना। ये डेट्रूसर है। तो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स कौन सी होती है? डेट्रूसर मसल्स होती है ना। अब फाइनली यूरिन आएगा और यूरिन यहाँ से यूरेटर से आना शुरू करेगा और यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है? यहाँ पे 500 ml तक ये फिल कर सकता है। आपके पास पानी की 1 लीटर की जो बोतल है ना, उसमें से आधा लीटर इतना वो यूरिन नॉर्मली स्टोर कर सकता है। पर मैक्स टू मैक्स ये जो है मैक्सिमम 800 ml तक भी स्टोर कर सकता है, बट ये पेनफुल होगा, जो आप सबको पता है। 500 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये सिनेरियो कैसा होने लगता है? पेनफुल होने लगता है। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 800 ml की होती है ना। तो लिख लेना, आगे स्टोरेज की बात हो रही है ना, यूरिन के स्टोरेज की बात हो रही है। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर जब फिल होने लगेगा तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि अगर मैं आपको पकड़ के उल्टा करूँ तो फिर इस हिसाब से तो यूरिनरी ब्लैडर से तो यूरिन वापस यूरेटर से किडनी में चला जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? नहीं होता, मतलब हर जगह इंस्पेक्टर नहीं, भगवान ने इतने भी नहीं बांट रखे हैं, जहाँ मन करे इंस्पेक्टर लगा दो। यहाँ इंस्पेक्टर नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगी ऑब्लिक ओपनिंग। ऑब्लिक ओपनिंग जो आपने बहुत बढ़िया अपने घरों में जो ऊपर पानी की टंकी होती है ना, उसमें बढ़िया देखी होगी ऑब्लिक ओपनिंग। वो नहीं होती है, एक बॉल लगी होती है। जैसे देखो, मान लो ये पाइप है, इसमें से पानी आता है, है ना। और जब पानी आता है और बॉल जो है वो टंकी जब खाली होती है तो बॉल नीचे रहती है। फिर जैसे जैसे टंकी भरने लगती है वो बॉल ऊपर आने लगती है, ऊपर आने लगती है, ऊपर आने लगती है, और फिर उसके बाद में इस पानी की पाइप को क्या कर देगी? बंद कर देगी। एग्जैक्टली इसी को हम बोलते हैं क्या? ऑब्लिक ओपनिंग। तो जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल होने लगेगा तो यूरिनरी ब्लैडर की जो दीवारें हैं वो दीवारें इस तरह से क्या होगी? ऊपर आने लगेगी। एंड ऊपर आने पर क्या होगा? यूरेटर का जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगा। तो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन पे क्या मिलेगा आपको? ऑब्लिक ओपनिंग मिलती है। एंड इस ऑब्लिक ओपनिंग की वजह से जो यूरिन है वो वापस बैक मूव नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें कि अर्ज ऑफ यूरिनेशन कैसे होता है। देखो, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल होने लगा तो यूरिनरी ब्लैडर जो है फूलने लगा और फैलने लगा। फिर एक मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई, कितनी? मतलब 500 ml पे आ गया है, नॉर्मल की बात करते हैं, 500 ml पे आ गया। और फिर जैसे ही 500 ml होगा तो इसकी दीवारों के ऊपर लगे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। ये कौन से रिसेप्टर है? हाँ, ये होते हैं यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं।
तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होते ही ये सिग्नल देंगे किसको, हमारी ब्रेन को। ब्रेन में कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बता सकते हैं ब्रेन के अंदर कहाँ पे, आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, तो मिक्चुरेशन सेंटर कहाँ पे होता है, पोन्स में, जिसको हम बोलते हैं पोन्टाइन सेंटर, है ना। तो लिख लेना यहाँ पे कि ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ये पोन्स है, एंड पोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोन्टाइन सेंटर, यूरिन सेंटर प्रेजेंट होता है, मिक्चुरेशन सेंटर प्रेजेंट होता है। तो जब ये इसको सिग्नल देगा तो उस कंडीशन में ये वापस इसको सिग्नल देगा, एंड ब्रेन से सिग्नल ऑर्गन तक लाने वाली न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो ये वाले न्यूरॉन कौन से, सेंसरी, एंड ये वाले न्यूरॉन कौन से, मोटर। एंड ये क्या करेगा, इसको तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट ये जो इंस्पिंक्टर है इनको क्या करेगा, रोक देगा। देखो इसका ड्यूल एक्टिविटी है, यूरिनरी ब्लैडर में तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर डेवलप होगा तो यूरिन बाहर आएगा, पर आगे बेटा जो इंस्पिंक्टर है जो पहले से कॉन्ट्रैक्टेड थे उनको तो अब रिलैक्स करना है ना। तो ये जो इंस्पिंक्टर होंगे ये क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और रिलैक्स कब होंगे, जब यहाँ पे सिग्नल आना बंद हो जाएगा। तो सिग्नल आना जब बंद होगा तो ये रिलैक्स हो जाएंगे, और इसको सिग्नल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये रिलैक्स हो गया, यूरिन बाहर आ जाएगा। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इसको पूरा लिख लेना अपनी लैंग्वेज के अंदर, कोई परेशानी, ठीक है। और माइनस मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये पहले से कैसे दे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में थे, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। बस इसी को हम क्या प्रोसेस को बोलते हैं, मिक्चुरेशन। और फिजिक्स में जो आप एक्शन रिएक्शन पढ़ते हो, एक्शन का हमेशा क्या होता है, रिएक्शन होता है। बायोलॉजी में इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स, बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे एक्शन क्या था कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया तो उसमें जो स्ट्रेच रिसेप्टर थे उन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल दिया, ये था एक्शन। तो इसका रिएक्शन क्या था, इसका रिएक्शन था कि उसने यूरिनरी ब्लैडर में तो कॉन्ट्रैक्शन करवाया, पर जो इंस्पेक्टर पहले से कॉन्ट्रैक्टेड थे उनको रिलैक्स करवा दिया। तो ये था इसका रिएक्शन। तो क्या इन दोनों को मिला के क्या हम अब एक्शन रिएक्शन को रिफ्लेक्स नहीं बोल सकते, और इसको बोला जाता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। लिख लेना, क्या बोलते हैं इसको, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। कोई परेशानी इसमें, ठीक है। बस हो गया खत्म मिक्चुरेशन। अब इसके बाद फाइनली बनता क्या है, फाइनली यहाँ पे बनता है यूरिन। तो बताइए यूरिन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। यूरिन की कंसंट्रेशन हमने पढ़ी थी कितनी, 1200 ml, नहीं 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और आपका ब्लड कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल होता है ना। तो 300 और 1200 में कितना डिफरेंस है 4 गुना का डिफरेंट है ना। हाँ, तो हमारा यूरिन हमारे ब्लड से 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, 4 टाइम मोर कंसनट्रेटेड, है ना। पहली बात, यूरिन का कलर सबको पता है कैसा होता है, पेल येलो होता है, ये लो। अच्छा, जो यूरिन है उसमें कितना बनता है यूरिन, पता है, कोइंसिडेंस है, हमारे अंदर सलाइवा और यूरिन दोनों का अमाउंट बराबर बनता है डेली। हमारे अंदर एक दिन में सलाइवा पता है कितना बनता है, पानी की 1 लीटर की बोतल होती है 1 से 1.5, और सेम उतना ही यूरिन बनता है हमारे अंदर। तो इसका टोटल कितना अमाउंट बनता है डेली है, 1 से लेकर 1.5 लीटर, और आगे यूनिट क्या है, पर डे। और जब इतना यूरिन बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो इसमें कितना टोटल यूरिया होता है, 25 से 30 ग्राम। ये कोइंसिडेंस है बेटा कि यही सेम वैल्यू आपके ब्लड में, बस वहाँ पे मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट टाइम कभी ब्लड टेस्ट करवाओगे ना तो उसमें यूरिया देखना, यूरिया का अमाउंट भी 30 मिलीग्राम होता है, वहाँ मिलीग्राम है पर ये ग्राम है। तो एक दिन में कितना, 25 से लेकर 30 ग्राम पर डे, इतना यूरिया जो है हम बॉडी से एलिमिनेट कर लेते हैं पर डे, एलिमिनेशन होता है इतना, है ना। अच्छा, यूरिया का यहाँ पे यूरिन का कलर येलो क्यों होता है, ऑब्वियसली कोई ना कोई पिगमेंट होगा, है ना। तो इसमें पिगमेंट कौन होता है, दैट इज दी बिलिरुबिन, बट वो यूरिन में होता है, दैट्स वाई इसको यूरोबिलिनोजन बोलते हैं। कुछ लोग इसको यूरोबिलिन्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको यूरोबिलिनोजन बोलते हैं, एक ही बात है, यूरोबिलिन्स लिख दो। एंड यूरोबिलिन्स की वजह से इसका कलर कैसा होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं। और ये क्यों बना अभी बताऊंगी मैं आपको, यूरोबिलिन्स हो गया ये, तो इसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाता है ना। अच्छा, और यूरिन का पीएच कैसा होता है,
एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? है, कॉमन सेंस की बात है कि इसका पीएच एसिडिक होता है। और एसिडिक भी कितना होता है? 6। एसिडिक पीएच कितना होता है इसका? 6 होता है। कई किताबों के अंदर 5 to 6 लिखा है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है, 6 लिखा है। ठीक है, तो याद रख लेना फिर कितना है इसमें, यहाँ पे पीएच कितना होता है? 6 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम यूरिन को कभी कभी जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के केस में क्या प्रॉब्लम होता है कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। किडनी का काम क्या होता है कि जो भी ब्लड में चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो उनको बाहर फेंक दो। बाहर कैसे फेंकेगा? यूरिन के थ्रू। तो अब यूरिन में एक नॉर्मल पर्सन के कंपेरेटिवली डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा। सो दैट्स वाई हम उसको स्वीट यूरिन भी बोलते हैं, है ना। और डायबिटीज़ में हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि कीटोन बॉडीज़ भी बनती है। जब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा कीटोन बॉडी होगी तो वो क्या होगा? यूरिन से बाहर आएगा। अगर आपने यूरिन टेस्ट किया है और उसमें अगर आपको ग्लूकोज ज़्यादा मिला है और कीटोन बॉडीज़ अगर ज़्यादा मिली है, तो ये बहुत डायरेक्टली हिंट दे रहा है कि उस पर्सन को क्या है? डायबिटीज़ है। तो ये क्या हो गया? इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया। या फिर कभी कभी हम यूरिन कल्चर भी करते हैं, लेबोरेटरी में यूरिन कल्चर करते हैं। जैसे मान लो कि फीमेल को या मेल को यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, तो वो उनमें से कुछ बैक्टीरिया तो यूरिन के थ्रू बाहर आएंगे ही आएंगे। अब उसमें से यूरिन का आप 1 या 2 ड्रॉप लेके पैट्री प्लेट पे डाल दो, ओवरनाइट उसको कल्चर कर दो, तो बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करेंगे 1 से 2, 2 से 4 और बैक्टीरियल कॉलोनी बन जाएगी। उस कॉलोनी को आइडेंटिफाई करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है ना। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है। पहले तो आप देखोगे ना कि बैक्टीरिया कौन से है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर एंटीबायोटिक दी जाती है ना। तो ये चीज़ होती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल डायबिटीज़ में क्या होता है कि एक तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, एंड ग्लूकोज को ज़्यादा हो जाना ग्लूकोज ग्लाइकोयूरिया या फिर ग्लाइकोज यूरिया, ठीक है। एंड कीटोन बॉडीज़ का ज़्यादा होना कीटोन यूरिया, ठीक है। कोई परेशानी इसमें? चलो, तो ये टॉपिक हमारा यूरिन वाला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अब कौन सा? अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो किडनी के अलावा आपकी बॉडी में और कौन कौन हेल्प करता है यहाँ पे एक्सक्रीशन में? तो हमें बोला जाता है बेटा कि एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पसीना बाहर निकलता है और पसीने के अंदर बहुत सारे वेस्ट जो है बॉडी से बाहर आते है ना। तो कैसे? तो इसमें अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पहली बात आ जाएगा कौन? लंग्स। एंड लंग्स जो है वो क्या रिलीज करता है? CO2। एंड CO2 भी तो हमारा क्या है? वेस्ट है। CO2 भी क्या है? वेस्ट है। और ये कितना वैल्यू दिया हुआ है? 200 ml पर मिनट। एक काम करें, इसी को आप कैलकुलेट कीजिए पर डे के हिसाब से। 1 मिनट में अगर 200 ml है तो 1 डे में कितना होगा? तो मल्टीप्लाई 60 करो तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएंगे। और फिर मल्टीप्लाई 24 करो तो डे हो जाएगा। फिर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पता है ना। तो कितना हुआ? 18। कितना हुआ? 18 हुआ कि 180 हुआ? 180 हुआ कि 18 हुआ? 180 हुआ शायद। नहीं, 280 नहीं होगा। 280 हुआ, 288। कोई बात नहीं, याद रख लो ये वाला। ऐसे ना देखो, कोइंसिडेंस। हमने लास्ट में भी क्या पढ़ा था कि हमारी दोनों किडनियाँ मिलके टोटल कितना ब्लड फिल्टर करती है? डेली 180 लीटर फिल्टर करती है ना। तो ऐसे याद रख लेना कि इतना CO2 जो है वो हमारी पर डे जो है एलिमिनेशन होता है। या तो 180 लीटर ऐसे याद रख लो, या फिर एनसीईआरटी की वैल्यू याद रख लो कितना? 200 ml पर मिनट याद रख लो। ये समझ आ गया? ठीक है। तो लंग्स जो है वो CO2 प्लस हमने बोला था कि जब हम मॉइस्चर भी तो लूज़ करते हैं ना, तो एक्सेसिव वाटर जो है वो हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना, हवा जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें मॉइस्चर के फॉर्म में भी रिलीज होता है। तो ये तो लंग्स हो गया। फिर बात करते हैं लीवर। एंड हम लोग बोलेंगे कि लीवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है।
जो बनाता कहाँ क्या है यहाँ पे, बाइल जूस बनाता है। अब बाइल जूस के अंदर एक्चुअल में बाइल जूस अल्टीमेटली जाके ऐड कहाँ पे होता है, लीवर से हिपेटिक डक्ट निकलती और वो जाता है ड्यूडेनम के अंदर, और ड्यूडेनम के अंदर जो फूड होता है उस फूड के ऊपर लोड कर दिया जाता है। अच्छा, वो जो फूड है डाइजेशन जिसका होना है वो तो हो जाएगा, बाकी जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज, लार्ज से रेक्टम और रेक्टम से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो बाइल जूस के अंदर अगर मैं किसी टॉक्सिक मटेरियल को लोड कर दूं या किसी ड्रग को लोड कर दूं तो बेटा स्टूल के साथ तो बाहर निकलने चाहेगा ना बॉडी से। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि बाइल जूस के थ्रू जो है हम बहुत सारे जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, ड्रग्स होती है ना, तो उनको भी मैक्सिमम अमाउंट को हम लोग स्टूल के थ्रू ही बाहर निकालते हैं। किसके थ्रू, स्टूल के थ्रू बाहर निकालते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से कुछ अमाउंट जो है वापस इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो रीअब्जॉर्ब हो गया उसको फिर गलती से हम कैसे निकालते हैं, जो गलती से वापस रीअब्जॉर्ब हो गया उसको हम यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब जो बाइल जूस होता है, इस बाइल जूस में होती क्या है, तो आपने पढ़ा था बाइल पिगमेंट्स होते हैं, है ना। बाइल पिगमेंट्स कौन से, जैसे एक होता है बिल वर्डिन, एक्चुअल में इसका कलर ग्रीन होता है, जो फाइनली खुद जाके पता है किस में कन्वर्ट होता है, बिल रुबिन के अंदर, बिल रुबिन में। एंड बिल रुबिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है ना। और इसी बिल रुबिन को, बाइल पिगमेंट को ले जाके लोड कर दिया जाता है कहाँ पे, फूड के ऊपर। एंड जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, जो स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा, तो स्टूल का कलर कैसा होता है, येलो, वो येलो इसकी वजह से होता है। पर यहाँ से जो 10%, 5-10% बिल रुबिन अगर गलती से वापस इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो कि अगर ब्लड में आ गया तो उसको अब किस रास्ते से निकाला जाएगा, यूरिन के थ्रू। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे यूरिन के अंदर। तो बिल रुबिन जो अब यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोला क्या जाएगा, यूरोबिलिन्स बोला जाएगा। तो अब यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। बात आई समझ, ठीक है। चलो, तो और इसके अलावा इसमें और क्या प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जब भी ज़रूरत से ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं, कोलेस्टेरॉल, क्या, कोलेस्टेरॉल। तो जब से ज़रूरत से ज़्यादा जो कोलेस्टेरॉल होता है उसको डंप कर दिया जाता है बाइल जूस में, बाइल जूस को फूड में, और फूड जो डाइजेस्ट नहीं होगा स्टूल के रास्ते बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके अलावा डिग्रेडेड स्टेरॉइड, और इसी डिग्रेडेड स्टेरॉइड की वजह से आपके स्टूल में एक पंजेंट स्मेल आती है, वो उसकी वजह से आती है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स की वजह से आती है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि जो रेक्टम होता है उस रेक्टम के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रोब्स, वो इन स्टेरॉइड्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और उसकी वजह से कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जिनकी वजह से एक स्मेल जनरेट होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया लीवर, कोई परेशानी इसमें। अच्छा, लीवर के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्किन के बारे में। पर स्किन के अंदर दो बातें बेटा, एक होती है स्वेट ग्लैंड और एक होती है सेबेशियस ग्लैंड। ये दिखाई दे रहा है ना। तो हम बोलते हैं ना कि स्वेट एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, क्योंकि जब पसीना निकलता है तो उसमें बहुत सारे वेस्ट बाहर निकल जाते हैं। और गलती से कभी पसीने की 1-2 बूंद आपने टेस्ट की होगी, कैसे लगती है, खट्टी, क्योंकि उसमें एसिड होता होगा, यस, लैक्टिक एसिड, है ना। और नमकीन, सॉल्टी एंड खट्टा, सॉल्टी भी लगता है ना पसीना, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, NaCl। तो पसीने के बाद, आने के बाद हमेशा ट्राई करना नहा लेना चाहिए, क्योंकि नहाने से जो वेस्ट है वो वापस सारा वॉश आउट हो जाता है। नहीं तो फिर वो पसीना जमने लगेगा तो स्किन के ऊपर वाइटिश लेयर आ जाती है, वो नमक की होती है। ठीक है, और प्लस इसमें क्या होता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड। और पसीने में क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी बेटा यहाँ से निकलता है स्वेट के थ्रू, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आती है सेबेशियस ग्लैंड। एंड सेबेशियस ग्लैंड क्या होती है, ऑयल ग्लैंड, जो ऑयल सिक्रीट करती है ना। और इन ऑयल, तो जो चीज़ें पानी में नहीं घुलेगी वो कहाँ पे घुलती है, ऑयल के अंदर। स्टेरॉइड कहाँ पे घुलते हैं, पानी में तो नहीं घुलते, कहाँ पे, ऑयल के अंदर। वैक्स, हाइड्रोकार्बन, कार्बन तो पानी को पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पे लिख दो इनको। तो ये क्या क्या रिलीज करता है, एक तो हाइड्रोकार्बन बॉडी से बाहर निकलता है, इसके अलावा जो वैक्स होता है, जैसे आपके कानों के अंदर आपने सिरुमिन सुना है, सिरुमिन कानों में जो वैक्स होता है उसको सिरुमिन बोलते हैं ना, या सीबम भी बोलते हैं। तो खैर ये वैक्स हो गया। और क्या होता है इसमें, हाइड्रोकार्बन, वैक्स, एक और चीज़ होती है, हाँ, स्टेरॉइड्स। तो ये भी रिलीज़ करता है यहाँ पे क्या, स्टेरॉइड्स।
कोई परेशानी इसमें? तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गए कौन से, अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, बस इसमें एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, कौन सा, डिजीज़ वाला। ठीक है, लिख लें इसको।